चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है सप्लाई। तो सप्लाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जीएसटी में, चैप्टर नंबर 2। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 किया था जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक बातें समझी थी। सप्लाई के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में। हम सप्लाई का मीनिंग समझने वाले हैं, सप्लाई क्या होता है और इन फॉर ए कंसिडरेशन के बदले में सप्लाई होता है तो वो क्या होता है, और इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है। एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शन जो आपस में लोगों की होती है अदर देन इंडिविजुअल मेंबर, और कंसिडरेशन के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी। इंपोर्ट और सर्विस होगा तो उसमें क्या रहेगा, एक्टिविटीज जिसे सप्लाई माना जाएगा, इवन कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई माना जाएगा। एक्टिविटीज किसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए और किसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाए। एक्टिविटीज जैसे ना तो हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। और कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई क्या होता है, तो इस चैप्टर में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। देखिए टैक्सेबल इवेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कब टैक्स लगेगा और किस चीज पे टैक्स। इससे पहले जो पुराने टैक्स थे उन्हें हम सेल टैक्स या वैट बोलते थे और वो सेल करने पे लगता था, लेकिन ये अलग है। यहाँ पर टैक्सेबल इवेंट जो होती है वो होती है, भाई टैक्स तभी लगेगा जब कोई टैक्सेबल इवेंट होगी, टैक्स तभी उसी चीज पे लगेगा। तो टैक्स लगाने से पहले टैक्सेबल इवेंट का पता लगाना पड़ेगा कि टैक्सेबल इवेंट हो गई है तभी टैक्स लगेगा। और किसी भी टैक्सेशन सिस्टम में ये एक मेन बात होती है और हमें ये पता लगता है कि हमें कब टैक्स लगाना है। तो जीएसटी में एक ही है टैक्सेबल इवेंट, एक ही है कंप्रिहेंसिव टैक्सेबल इवेंट जिसका नाम है सप्लाई। सप्लाई चाहे गुड्स की हो, चाहे सप्लाई सर्विसेज की हो, या दोनों मिक्स हो, गुड्स और सर्विसेज दोनों है। तो हम जीएसटी में तभी टैक्सेबल इवेंट मानेंगे जब सप्लाई होगी। तो सप्लाई का क्या मतलब है वो और कुछ डेफिनेशंस हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे बार बार वर्ड आ रहा है गुड्स या सर्विस या बोल, तो गुड्स का क्या मतलब है। तो गुड्स में कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी अदर देन मनी, मतलब आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो वो गुड्स के मीनिंग में नहीं आएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एंड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, वहां पर एक अलग टैक्स लगता है जिसे हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं, तो इसलिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एंड बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, growing crops, grass, and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before supply of or under a contract of supply। तो इसका मतलब खेती वगैरह की चीजें अगर मान लिया वो भी कवर हो रही हैं गुड्स के मीनिंग में, ठीक है, और मनी और सिक्योरिटीज यहां पर कवर नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं जो है सर्विस। तो सर्विसेज का मीनिंग है अदर देन गुड्स, तो गुड्स के अलावा, अदर देन गुड्स, मनी, क्योंकि मनी और सिक्योरिटीज को तो गुड्स में भी नहीं लिया और सर्विस में भी नहीं लिया। कहीं आपको लगे कि अदर देन गुड्स और गुड्स के दायरे में मनी और सिक्योरिटी नहीं आती तो वो तो सर्विस में भी आ जाएगी फिर, तो इसलिए सर्विस की डेफिनेशन में बोला अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी ना, बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश। तो क्या होता है आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कराते, तो करेंसी कन्वर्जन आ जाएगा। बैंक में जाके पैसा जमा करा रहे हो, आप मुझे पैसा दे रहे हो, ले रहे हो, वो एक सर्विसेज या गुड्स में नहीं आता, ठीक है। एक करेंसी से दूसरी करेंसी में या छोटे नोट बदलना बड़े नोटों के बदले में, ये सब आ जाता है सर्विसेज के मीनिंग। It is clarified that expression services include facilitating or arranging transactions in securities। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर बात हुई कि सिक्योरिटीज को गुड्स में नहीं लिया गया, तो सिक्योरिटी को खरीदने बेचने पे जीएसटी नहीं लगता। सपोज मैं शेयर ब्रोकर हूं, मेरे थ्रू आप शेयर खरीदते बेचते हैं,
तो शेयर खरीदने बेचने में या डिवेंचर या कोई म्यूचुअल फंड खरीदने बेचने में तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन उस सर्विसेज के बदले में मैं आपसे कुछ पैसा चार्ज करता हूँ, ब्रोकरेज चार्ज करता हूँ या कोई सर्विस चार्ज लेता हूं मैं आपसे, कमीशन लेता हूं मैं आपसे, तो वो एक सर्विस है जो दे रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इसलिए यहां क्लेरिफाई किया है कि सर्विसेज में ट्रांजैक्शन जो कराई जा रही है सिक्योरिटीज में, उस सर्विसेज पे तो जीएसटी लगेगा। फॉर एग्जांपल, एक घर बेचने या खरीदने पे जीएसटी नहीं लगता, हमने पढ़ा था रियल एस्टेट में जीएसटी नहीं लगता, लेकिन मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं, मैं आपका घर बिकवा रहा हूं और बदले में मैं ब्रोकरेज ले रहा हूं, तो उस पर तो जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो घर बेचने की बात नहीं हो रही है, उसको बेचने के लिए जो सर्विसेज है उसका चार्जेस है, तो सर्विस के लिए जो चार्जेस होते हैं उसके ऊपर तो जीएसटी लगता ही है। कई जगह फैमिली का मतलब आता है, तो फैमिली का नाम आता है, तो फैमिली का क्या मतलब है? फैमिली का मतलब स्पाउस। स्पाउस किसे कहते हैं? हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, तो स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स ना, of the person if they are wholly or mainly dependent on the said person। तो कहने का मतलब ये है कि फैमिली के मीनिंग में ये सब लोग आ जाएंगे। कंसिडरेशन, देखिए सप्लाई के लिए एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात है, कंसिडरेशन होना चाहिए। मतलब अगर कोई चीज फ्री में करी जा रही है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है। उसके कुछ एक्सेप्शंस है, वो हम पढ़ लेंगे, लेकिन कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी तो पढ़ा है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए। तो कंसिडरेशन क्या है? तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ के लिए कंसिडरेशन है एनी पेमेंट जो हो गई है या होनी है। जरूरी नहीं है पैसे में, और कोई भी चीज हो सकती है, पैसे के अलावा और कोई चीज हो सकती है। मैं आपका कोई काम करा रहा हूँ, उसके बदले में मैं आपको कुछ पैसे ले रहा हूँ या सामान ले रहा हूँ, तो काम भी करा सकता हूँ मैं, कोई और चीज के बदले में चीज दे सकता हूँ, बहुत सारी चीजें फेवर कर सकता हूँ आपका कोई, और उसके बदले में सप्लाई हो रही है, लेकिन सप्लाई गुड्स सर्विस या दोनों में से होनी जरूरी है। वेदर बाय द रेसिपिएंट, मतलब जिसको आप दे रहे हैं उसे रेसिपिएंट बोलते हैं, और बाय एनी अदर पर्सन। रेसिपिएंट, मान लिया मैं आपको कोई सप्लाई कर रहा हूँ, चीज बेच रहा हूँ, तो उसे, मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूँ तो उसे जीएसटी में क्या बोलते हैं? मैं आपको गुड सप्लाई कर रहा हूँ। अब आपको दे रहा हूँ या आपने कहा मुझे नहीं, उसको दे दो भैया, भाई कहीं और आपने डिलीवरी करा ली, तो चाहे रेसिपिएंट आप हैं या आपके कहने पे कोई और है ना। लेकिन बट डज नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट आपको सब्सिडी वो सब्सिडी दे रही है तो इसे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि सब्सिडी तो फ्री फंड में ही एक तरीके से हेल्प करने के लिए दी जाती है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, कोई काम करना या कोई काम नहीं करना। मान लिया मैं इलेक्शन हो रहे हैं, मैं आपसे इलेक्शन के लिए खड़ा होने जा रहा हूँ, आपने मुझे पैसा दिया कि भैया मत लड़ो चुनाव, मैं एक दुकान खोल रहा हूँ, आपने मुझे पैसा दिया दुकान मत खोल, तो ये भी तो कंसिडरेशन है, भैया मैं दुकान नहीं खोल रहा हूँ, उसके बदले में पैसा ले रहा हूँ। तो monetary value of act or forbearance in respect of or in respect to or inducement of supply of goods or both, whether by the recipient or any other person, but shall not include any subsidy given। तो कोई monetary value of कोई काम करने की monetary value ले ली जाएगी। However, a deposit given in respect of supply of goods or service or both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit or consideration for said supply। इसका क्या मतलब है? मान लिया आप मेरे पास आए और आपने कहा कि आपको कोई घड़ी चाहिए, एक पर्टिकुलर उसका डिजाइन है, वो घड़ी चाहिए, मेरी घड़ी की दुकान है, तो मैंने कहा वो अभी नहीं है, मैं मंगा दूंगा। कहा ठीक है मंगा दो। हमने कहा भैया कोई पैसे जमा करा दो, आपने 5,000 जमा करा दिए, 20,000 की घड़ी है, तो वो 5,000 जो जमा कराए अभी वो कंसिडरेशन नहीं है जब तक कि वो घड़ी नहीं आ जाएगी, और मैं ये नहीं कह दूंगा कि भैया घड़ी आ गई, ये पैसे 5,000 थे अब 15,000 और दे दो, 20,000 की घड़ी। जब तक ये नहीं होगा, जब तक वो डिपॉजिट ही है, वो कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन तभी होगा जब वो चीज आ जाएगी और मैं आपको वो चीजें दे दूंगा। नेक्स्ट है टैक्सेबल सप्लाई। देखिए सप्लाई का मतलब है गुड्स सर्विस या बोथ सप्लाई करना। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब है सप्लाई ऐसी चीज की करना जिस पर टैक्स लगता है।
अगर किसी चीज पे टैक्स नहीं लग रहा है तो वो सप्लाई है, लेकिन टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। ये सप्लाई तो है ही ना। टैक्सेबल सप्लाई तभी होगी जब वो टैक्सेबल गुड्स या सर्विस या बहुत हो। सप्लायर कौन है? मैं आपको सामान सप्लाई कर रहा हूं तो मैं कौन हूं? सप्लायर हूं। तो सप्लायर है इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विस और बोथ शैल मीन द पर्सन सप्लाइंग द सेड गुड्स और सर्विस और बोथ एंड शैल इंक्लूड ए एजेंट acting as such on behalf of such supplier in relation to the goods or service or both supplied। मान लिया आप कार की सर्विस कराने के लिए गए ना, तो क्या ओनर से बात करोगे आप? हैं? तो सप्लायर का मतलब, जैसा मैं बता रहा हूं कि आप सर्विस कराने के लिए, गाड़ी की सर्विस कराने के लिए गए, तो वहां ओनर से बातचीत थोड़ी ना कर रहे हैं आप। उसका जो सर्विस एजेंट है उसके थ्रू बात कर रहे हैं। वो सर्विस एजेंट आपको गाड़ी दे रहा है, ठीक करा रहा है, सारी बातचीत कर रहा है। तो जो एजेंट है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। तो अगर एजेंट है वो सारी बातचीत आपसे कर रहा है, तो यहाँ पर लिखा है कि गुड्स या सर्विस जो सप्लाई हो रही है, तो जो पर्सन सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विस, इवन एजेंट है, अगर वो अपने सप्लायर के बिहाफ पर काम कर रहा है तो वो भी सप्लायर ही माना जाए। रेसिपिएंट कौन है? जो सर्विस या गुड्स ले रहा है ना। तो वेयर ए कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ द पर्सन हु इज लायबल टू पे कंसिडरेशन। मान लिया पेमेंट करनी है और कोई काम करा रहा है, माल खरीद रहा है, तो पेमेंट कौन कर रहा है? पेमेंट जो पेमेंट कर रहा है वही रेसिपिएंट है। यहाँ पर ये नहीं है जिसको सामान मिल रहा है वो रेसिपिएंट है, जो पेमेंट कर रहा है वो, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मेनली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि सामान या सर्विस किसे मिल रही है की जगह ये देखना है कि उसकी पेमेंट करने के लिए कौन लायबल है। वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल द पर्सन टू whom the goods are delivered or made available to whom possession or goods use of goods is given। मतलब अगर कोई पेमेंट नहीं है, पेमेंट नहीं है तो सप्लाई है, कुछ सिचुएशन में हम पढ़ लेंगे आगे। तो जहां पेमेंट नहीं है तो जहां सामान पहुंचा रहे हैं, जिसके पास सामान पहुंचा रहे हैं वो रेसिपिएंट। वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस, यहाँ पर क्या था? सप्लाई ऑफ गुड्स ना, और यहाँ क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो दोनों अलग अलग बात है। सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है जिसको सामान दिया, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए है कि जिसको सर्विस दी। ठीक है। एंड शैल इंक्लूड एन एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट। मान लिया आप है, आपके ऑफिस में काम होना है, आप उस समय है नहीं, आपका एजेंट है वहां पर जो मैनेजर है और वो सारे काम करा रहा है, तो मैं आप ही को ही तो दे रहा हूँ ना, आपका एजेंट आपको ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही बात है, जैसे सप्लायर का एजेंट हो सकता है ऐसे ही रेसिपिएंट का भी एजेंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस के बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7 की बात करते हैं। सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सप्लाई है क्या? तो हमने बात करी थी कि जीएसटी में मेन बात सप्लाई है। टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। तो द प्रोविजन रिलेटिंग टू द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई आर कंटेन्ड इन चैप्टर 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट read with some schedule given. Following section and schedule shall be discussed in the chapter to understand the concept of supply। तो सप्लाई के लिए हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या है? एक तो सेक्शन 7, सेक्शन 7 क्या कहता है? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन 8 ये क्या कहता है? टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। स्केड्यूल 1, वैसे हमें पहले सप्लाई में ये बोला जाएगा कि कंसिडरेशन होना जरूरी है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है जो स्केड्यूल 1 में दिया है कि बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई माना जाए। शेड्यूल 2 उसमें हमें बताया जाएगा, जहां कंफ्यूजन है वहां ये बताया जाएगा ये चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये चीज सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। मलिया में कंफ्यूजन है, ये सर्विस है या गुड्स है। तो शेड्यूल 2 हमें स्पेसिफिक चीजों में बताएगा ये सप्लाई ऑफ गुड्स है और ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। शेड्यूल 3 ये हमें बताएगा कि सारी बातचीत फुलफिल हो रही है और हमें लग रहा है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस है, लेकिन शेड्यूल 3 कहेगा नहीं, हम इसे मान ही नहीं रहे सप्लाई, ना ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसमें हमारा फायदा है ना, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जीएसटी। तो 3 स्केड्यूल है, सेक्शन 7 है, सेक्शन 8 है, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है।
तो सेक्शन 7 क्या कह रहा है हमें? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है? सप्लाई में क्या इंक्लूड होगा। और क्लोज ए क्या कह रहा है? सेक्शन 7(1) ए क्या कह रहा है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। गुड्स है, सर्विस है, ये दोनों है। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, एग्री टू बी मेड। और कंसिडरेशन होना जरूरी है ना, कंसिडरेशन होना जरूरी है, कंसिडरेशन जरूरी है। तो कंसिडरेशन होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, सर्विस या दोनों होनी चाहिए, और बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब आप बिजनेस के दौरान ही काम कर रहे हैं। मान लिया मैं कुछ किसी के लिए कोई काम कर देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोचिंग क्लासेस ले रहा हूं, लेकिन मैं मार्केट जा रहा था, मेरा पड़ोसी मिला, उसने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मार्केट जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि है ना मार्केट में कहाँ जा रहे हो? उसने कहा भाई मैं इस जगह जा रहा हूँ। उसने कहा मेरे लिए भी सामान लेते हैं। अब क्या हुआ, मैं उनके लिए सामान लाया 1000 रुपए का, लेकिन वो मेरा जानकार था, तो मार्केट में हर जगह 1000 का मिलता, तो मैंने उससे 800 का ले लिया, लेकिन मैंने उसे 1000 का दे दिया। तो मेरे को 200 रुपए की कमाई होगी, लेकिन ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है ये, तो इसे सप्लाई नहीं माना, क्योंकि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। समझ रहे हो? तो मेरा बिजनेस होना जरूरी है इस चीज, या तो बिजनेस हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, और कंसिडरेशन हो और सप्लाई हो, तब उसे सप्लाई माना। दूसरा 7(1) में ये बोला सप्लाई। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? सप्लाई में क्या होना चाहिए? या तो गुड्स हो या सर्विस हो या दोनों चीजें हो। तो डेफिनेशन ऑफ सप्लाई बिगिंस विद द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स। यहां पर क्या बोला गया? पहले सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है। तो ये बात क्लियर है कि यहां पर एक सप्लाई में इंक्लूड कर रखा है, तो गुड्स सर्विस या दोनों इंक्लूड कर रखा है। तो एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विस वो सप्लाई के मीनिंग में ही नहीं आएगा। जैसे मनी, मनी को सप्लाई कर रहे हैं, तो मनी या सिक्योरिटीज उसे सप्लाई ही नहीं माना जाएगा, क्योंकि सप्लाई के मीनिंग में नहीं आता है वो। तो वो सप्लाई के मीनिंग में नहीं आएगा, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। समझ में आती है बात? The term goods or services are defined under the act have been analyzed by way of diagram. तो डायग्राम हम देखते हैं क्या क्या रखा है। Anything supplied other than goods or service is outside, है ना? तो गुड्स, गुड्स में क्या मतलब था हमारा? गुड्स का मतलब क्या था? तो गुड्स का मतलब था कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे देखो सोफा उठाकर लेकर के जा रहे हैं, तो ये भी क्या है? सोफा लेकर जा रहे हैं, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है ना? सर्विस में अदर देन गुड्स, लेकिन मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स में आएगा और ना ही सर्विसेज में। गुड्स में क्या इंक्लूड है? एक्सटेंडेबल क्लेम है, क्रॉप्स, ग्रास या कोई भी इस तरीके की चीजें हैं। और सर्विसेज में क्या यूज है? यूज ऑफ मनी। अब मैंने आपको पैसा दिया उधार, तो यूज ऑफ मनी, जैसे आपने पैसा किसी को उधार दिया, लिया, तो बदले में इंटरेस्ट देते हैं, तो वो भी सर्विसेज में तो है। पैसे का इस्तेमाल इंक्लूड है, पैसे का लेन देन, कि मैंने आपको पैसा दिया और आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपको पैसा दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं है, 10 दिन बाद आपने वापस दिया, तो ये जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा कि मैं पैसा खरीदना बेचना नहीं हूं। कन्वर्जन ऑफ मनी वो आता है सर्विसेज के मीनिंग। एक्शनेबल क्लेम मतलब आपको कुछ एक्शन करना पड़ेगा और बदले में पैसा मिलेगा, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज कह रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम होता है या कोई और चीजें होती हैं। तो क्लेम होता है ऐसा अदर देन ए डेट सिक्योर्ड बाय द मॉर्गेज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी और हाइपोथेकेशन ऑफ प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट, है ना? इधर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव विद द सिविल कोड, मतलब आप कोर्ट में जाकर भी पैसा ले सकते हैं। वो सारी चीजें एक्शनेबल क्लेम में आ। मनी किसे कहते हैं? मनी का मतलब लीगल टेंडर है, चेक आ जाता है, फॉरेन करेंसी, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, ये सारी ऑनलाइन पेमेंट जो रिकॉग्नाइज करता है आरबीआई, वो सब हमारा मनी में आ जाता है। तो सप्लाई में क्या क्या आने है?
तो सप्लाई में क्या क्या आता है, कंसिडरेशन होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो सेक्शन 171(1)(a) क्या कहता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, सब कुछ आ जाएगा। बाद में फॉर्म ऑफ सप्लाई फिर क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन, और तीसरी चीज क्या होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो इससे हमें क्या इंपॉर्टेंट बात पता चल रही है कि हमें एक तो कंसिडरेशन होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसीलिए लिखा है कि हमारी ये सारी चीजें होनी चाहिए। 8 इलस्ट्रेटिव फॉर्म बता रखी है सप्लाई की, कंसिडरेशन होना चाहिए, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो हम इसमें क्या समझ रहे हैं, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, इट शुड बी फॉर कंसिडरेशन एंड इट शुड बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो तीन चीजें मेन निकल कर आई हैं, सर्विस, गुड्स और सर्विस और बोथ, और दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए, तीसरा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो हम कॉन्सेप्ट के लिए तीन चीजें हो गई, लेकिन जो कुछ एक्सेप्शंस हैं सेकंड और थर्ड पैरामीटर। तो सेकंड पैरामीटर क्या था हमारा, कंसिडरेशन, और थर्ड क्या था, तो उस दोनों में कुछ एक्सेप्शंस। The requirement of supply being made for a consideration and in the course or furtherance of business in the GST, few exception have been covered, है ना। तो वो the few exception have been carved out, these a transaction is deemed to supply even without consideration। तो बिना कंसिडरेशन के भी हम लोग उन चीजों को सप्लाई मान लेते हैं। ये हमें इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, स्केड्यूल 1 में। Similarly, the condition of supply to be made in the course of furtherance of business had been relaxed in case of import or service। आप इंडिया के बाहर से सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पर इंपोर्ट सर्विस हो रहा है कंसिडरेशन के लिए, तो आप इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कुछ भी हो से सप्लाई माना जाए। अब जैसे मान लिया किसी के यहाँ शादी हो रही है, उन्होंने सजावट कराई, यूएस से कोई लोग आए और सजावट कराई, तो ये इंडिया में, अब वो कहेगा मैं तो बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा हूं ना, वो तो प्राइवेट पर्सनल शादी में यूज हो रही है, तो भी इसे सप्लाई माना। तो एक्सेप्शन है इस चीज का भी। फर्दर देयर आर आल्सो केसेस वेयर अ ट्रांजैक्शन इज केप्ट आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ अबव पैरामीटर। तीनों चीजें हैं, सप्लाई है, सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ है, कंसिडरेशन भी है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, फिर भी उसे बोला नहीं हम इसे इंक्लूड नहीं करें, तो ये सप्लाई के मीनिंग में नहीं आएगा। ये भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये हमने देख ही लिया है। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई अभी अभी हमने देखा था ना कि ये है, तो ये फॉर्म्स ऑफ सप्लाई क्या क्या, इनके बारे में हम कर लेते हैं कि फॉर्म्स ऑफ सप्लाई क्या क्या। तो हमने वेरियस फॉर्म्स देखा है, और ये लिस्ट के तौर पर है। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, सेल एंड ट्रांसफर ना। तो सेल का मतलब होता है कोई चीज बेचना, ओनरशिप ट्रांसफर करना, है ना। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट होता है और हम माल बेच देते हैं, अभी बेच दिया, बेचने के लिए तय कर दिया, है ना। ट्रांसफर का मीनिंग भी लगभग यही है, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ट्रांसफर करना या पोजीशन ट्रांसफर करना। तो सेल एंड परचेज में तो ये आ जाता है। एग्जांपल देखते हैं इसका। एक शॉपकीपर है, वो एक पेन बेच रहा है 100 रुपए का बायर को, है ना। तो ये पेन किसका हो जाएगा, बायर का हो जाएगा, और शॉपकीपर का इस पे कोई राइट रहेगा क्या। तो ये क्या है, सेल है, कि जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, वो चीज आपकी है। अब आप मेरी दुकान पर आए, आपने मेरी दुकान पर कोल्ड ड्रिंक मालिया बेचती है, आपने कहा कोल्ड ड्रिंक दे दो, दे दी, आपने उसे फेंक दी सर, समझो। फिर आपने कहा एक और दो, एक और फेंक दी, तो आप मेरे से को पैसे दिए जा रहे हो, फेंके जा रहे हो उसको, तुम्हारी मर्जी। भाई एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर के नाते मैं कह सकता हूँ भैया ये क्या कर रहे हो, मेरी तो सेल हो रही है भाई। ऐसे ही बालिया, मैं चिड़िया बेचने का काम करता हूँ, चिड़िया बेचता हूँ मैं। अब बर्ड्स में मैं डीलिंग करता हूँ, चिड़िया बेच रहा हूँ मैं, और आप उसे खरीद रहे हो, उड़ाए जा रहे हैं, करते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है ना, उड़ाओ, मैं फिर पकड़ लूंगा,
क्या दिक्कत है? अब क्या होता है, बहुत सारी मजार होती है, वहां पर चादर चढ़ाई जाती है, बहुत सारे मंदिर है, वहाँ सरसों का तेल चढ़ाया जा रहा है, फूल मालाएं, बहुत सारी चीजें। तो आप उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस। मैंने आपको सामान भेजा, उसके बाद आप ओनर है, आप जो मर्जी करो उसको। तो वो सेल होती है। एक कंपनी ने अपनी फैक्ट्री से डिपो में ट्रांसफर किया, है ना। अब देखो, अगर मैं कहूं सेल, मैंने अपने एक जगह से दूसरी जगह चीज को ट्रांसफर किया, क्या ये सेल है? लेकिन ट्रांसफर है ना, सप्लाई के मीनिंग में। अगर ये केवल सेल बोलते तो वो नहीं आता। ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी मीनिंग में आ जाए, तो सप्लाई माना जाए। ठीक है। बार्टर एंड एक्सचेंज, एक चीज के बदले में दूसरी चीजें आपस में जो एक्सचेंज ऑफर होता है उसे क्या बोलते हैं, बार्टर या एक्सचेंज। तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, एक चीज के बदले में दूसरी चीज लेना, वो सब आ जाता है। हाँ जी, तो इसमें बार्टर में हम एक्सचेंज वगैरह कर देते हैं, है ना। तो ट्रांजैक्शंस में एक्सचेंज हो जाता है, सर्विसेज का, गुड्स का, तो वो सब बार्टर में आ जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक नई कार मान लिया खरीदी आपने 5 लाख रुपए की, और आपने एक पुरानी कार दे दी, और साथ में 4 लाख रुपए और दे दिया, ऐसा होता है, वो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, और इसे क्या माना जाएगा, सप्लाई के मीनिंग में आ जाएगा। एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने सोचा मैं बाल कटवाता हूँ, बाल कटवाने के लिए वो नाई के पास चले गए। ठीक है, नाई बाल काट रहा था, देखते देखते उन्होंने उसका बीपी और ब्लड शुगर चेक कर दी। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा पैसे क्या लेगा, मैंने तेरा बीपी चेक कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। तो इन दिस ट्रांजेक्शन डॉक्टर ने उसे मेडिकल कंसल्टेंसी दे दी, और उसने उसके बाल काट दिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सर्विस दी है। ठीक है, बार्टर एक्सचेंज में आ जाएगा। तो अगर वो जीएसटी के दायरे में आता है तो हो जाएगा। Similarly, the barber provided hair cutting service to the doctor, for which consideration was in the form of medical consultancy services provided by the doctor. तो ये barter transaction में आ जाए। लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ये सब भी सप्लाई में आ जाता है ना। लाइसेंस का मतलब होता है किसी को परमिशन देना, आप अपना काम धंधा करने के लिए परमिशन देना, लॉफुल परमिशन, है ना। रेंटल का मतलब आप अपनी कोई चीज यूज करने के लिए दे रहे हैं उसको। लीज मतलब वही किराए पर या वैसे यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, व्हीकल, कोई भी यूज करने के लिए आप दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें आ जाती है। तो जीएसटी में लाइसेंस, लीज, रेंटल, गुड्स विद और विदाउट ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज आर कवर्ड अंडर द सप्लाई ऑफ सर्विस, बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफर और टाइटल इन सच सप्लाई। अब मैंने आपसे कहा कि आप ये कार है, ले लो, 1 महीने के लिए आपने कहा किराया। अब आप घूमने के लिए गए, पता चला गोवा गए, गोवा गए और वहां पर मोटरसाइकिल आपने 1 दिन के लिए किराए पे ले ली, तो क्या आपने उससे खरीदी है, वो किराए पे ली है ना, तो सर्विस ही तो ले रहे हो आप उसकी, तो ये सप्लाई और सर्विसेज में आएगा। तो ये बाद में आ जाएगा कि सप्लाई और गुड्स है या सर्विस है, वो सब बाद में हम पढ़ लेंगे। तो एक पैरामीटर क्या है, सप्लाई होना चाहिए, वो हमने देख लिया, है ना। दूसरा क्या है पैरामीटर, कंसिडरेशन होना चाहिए। तो कंसिडरेशन का मतलब कुछ पेमेंट होना चाहिए, है ना, और मनी में हो या मनी या काइंड में हो। ठीक है ना, और कंसिडरेशन हमेशा जरूरी नहीं है कि रेसिपिएंट से ही आ रहा है, थर्ड पर्सन के थ्रू भी आ सकता है, लेकिन सब्सिडी को हम कंसिडरेशन नहीं मानते। ठीक है, तो डिपॉजिट जो दिया गया है वो जब तक कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसके लिए वो अलॉट नहीं किया जाए, एडवांस वगैरह ना। तो हमने क्या सीखा, कंसिडरेशन का क्या मतलब है, पेमेंट इन मनी और अदरवाइज, तो जरूरी नहीं है कैश में हो, है ना। और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्ट और फॉरबियरेंस फॉर द सप्लाई, मतलब कोई काम करना या नहीं करना, उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी कंसिडरेशन होगी। रेसिपिएंट के थ्रू कंसिडरेशन आ सकता है और किसी के थ्रू आ सकता है, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं किया है हमने, सब्सिडी। और डिपॉजिट इज टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट ओनली व्हेन सप्लायर अप्लाइज द डिपॉजिट फॉर द सप्लाई, कंसिडरेशन एज ए सप्लाई। ये सब कंसिडरेशन का मीनिंग आपके स्टडी में भी दिया हुआ है।
तो हमने क्या देखा, कुछ चीजें देखते हैं। लेट अस एग्जामिन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन इन द फॉलोइंग 3 सिनेरियोस। डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर विदाउट क्विड प्रो क्यो, मतलब कि मतलब अभी हम इसका मतलब पढ़ लेंगे। क्या होता है कि आपको ऐसे दिया कुछ, उसके बदले में कोई बिजनेस वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। दूसरा, आर्ट वर्क सेंड करा गैलरी में, नो क्लेम बोनस दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, तो डोनेशन हुआ, डोनेशन मिला कहीं से। तो इंपॉर्टेंट फीचर है कंसिडरेशन इज क्विड प्रो क्यो, मतलब समथिंग फॉर समथिंग, किसी चीज के बदले में कुछ काम किया जाता है। भाई आप मेरे पास आए, आपने मेरे से पढ़ा, मैंने आपको सर्विस दी, बदले में पैसा लिया, तो कुछ के बदले में मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ कैश के बदले में, आप मेरे से सर्विस ले रहे हैं कैश के बदले में, तो कुछ आप ले रहे हैं, कुछ आप मुझे दे रहे हैं। आप मेरे से नॉलेज ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो दुकान पर जाकर कुछ खरीदते हैं तो आपको, आपके पास क्या आता है, गुड्स आता है, आप बदले में पैसा जाता है। तो किसी चीज के बदले में किसी चीज होता है, उसे तो कंसिडरेशन बोलते हैं। तो डोनेशन, अब आप डोनेशन दान क्यों देते हैं? दान तो होता है भैया, कायदे से दान का तो मतलब है बदले में कुछ नहीं लिया और दान दे दिया। तो डोनेशन रिसीव्ड बाय द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस organizations are treated as consideration only if there exists there is an obligation or a part of recipient or do something। मतलब अगर मैंने किसी को दान दिया बस और कुछ नहीं है तो वो कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन मैंने किसी को दान दिया और बोला कि भैया मेरा नाम लिखो, यहाँ बड़ा बड़ा कोचिंग सेंटर का नाम लिखो और ये सब लिखो, मेरी कोचिंग क्लासेस है, संपर्क करना है, ये नंबर यहाँ पर बोर्ड लगा बहुत बड़ा, और लिखो मैंने 51,000 रुपए दिए, तो फिर वो डोनेशन जो मैं दे रहा हूँ वो कंसिडरेशन होगा। लेकिन अगर मैंने डोनेशन दिया, उन्होंने पर्ची काट के दे दी, बस बात खत्म, तो ये कोई कंसिडरेशन नहीं है, बदले में मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, तो ये कंसिडरेशन नहीं है, ये सप्लाई नहीं माना जाए, टैक्सेबल नहीं होगा जीएसटी में, है ना। When the name of the donor is displayed, recipient institution premises in such manner कि कोई भी देखकर पता लगा सकता है कि ये मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है, एक ग्रेटिट्यूड है कि असल में होता क्या है, कई बार है ना, लोगों को ये दिखाने के लिए कि हमें दान मिलता रहता है और लोगों को प्रेरणा मिले कि भैया पैसा देना है, दान देना, तो ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए बस। अब मान लिया मैंने किसी मंदिर में 51,000 रुपए दिए, उन्होंने, वो बहुत ही मतलब खुश हैं, वो मुझे एक सम्मान देना चाहते हैं, तो उन्होंने मंदिर में एक जगह लिखवा दिया कि इनसे इतने पैसे प्राप्त हुए। तो यहाँ कोई ऐड नहीं हो रहा है, कुछ अलग से मेरे बिजनेस का कोई ऐड नहीं हो रहा है, वो ऐसे ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं, तो इसे हम कंसिडरेशन नहीं माने। लेकिन वही अगर मैंने पूरा का पूरा अपने बिजनेस का वहां ऐड ही कर दिया है तो वो हमारा कंसिडरेशन माना जाता है। वही बात यहाँ लिखी हुई है। तो एडवर्टाइजिंग हो रही है, प्रमोशन एक्टिविटी हो रही है, तो उसे हम कंसिडरेशन मानेंगे, है ना। इन अदर वर्ड्स देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन पार्ट ऑफ रेसिपिएंट, तो इसका मतलब वो जीएसटी नहीं है, जीएसटी वहां नहीं लगेगा क्योंकि वो कंसिडरेशन नहीं है। तो मैंने आपको दान देते हुए कोई आपसे कहा कि आप मेरे इसके बदले में ये काम करोगे, तो फिर वो कंसिडरेशन है, फिर वो फ्री फंड में मैं दान नहीं दे रहा। भूषण ने डोनेट किया है ब्लैक बोर्ड एक स्कूल में, चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन में, है ना, ठीक है। अब योगा वालों ने उस पर लिख दिया कि भैया गुड विशेस फ्रॉम ये या कुछ इस तरीके की, तो ये हम कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर कोई हम अलग से वो नहीं कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये कोई हमारा कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा और जीएसटी इस पे नहीं लगेगा। श्रीमती दुर्गा देवी डोनेटेड सम मनी टू ए टेम्पल इन द मेमोरी ऑफ हर लेट फादर। द टेम्पल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड ए रूम इन टेम्पल कॉम्प्लेक्स, और उस पर लिख दिया डोनेटेड बाय दिस 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 इन द मेमोरी ऑफ फादर, तो ये कोई कंसिडरेशन थोड़ी ना है ना। तो यहाँ कोई बिजनेस एक्टिविटी या कुछ नहीं आ रहा तो जीएसटी नहीं लगेगा, ये कंसिडरेशन नहीं है। आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरी, एग्जीबिशन, अब एग्जीबिशन हो रही है वहां पर, हमने जो आर्ट वर्क गैलरी कोई जो कलाकारी है उनके सब लगा दिया आर्टिस्ट का सामान, वो बिका थोड़ी ना अभी, जब बिकेगा तभी तो जीएसटी लगेगा, भेजने में थोड़ी ना लगेगा। तो artists give their artwork for the exhibition, however no consideration flow from the gallery to the artist when the artwork was sent for the exhibition, तो कोई सप्लाई नहीं है उसमें।
जब बायर उसमें से कुछ खरीदेगा तभी तो सप्लाई होगी, तभी तो जीएसटी लगेगा उस पर, उससे पहले कुछ भी जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। नो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी इन लिeu ऑफ नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय सेड इंश्योरेंस कंपनी टू हिम। क्या होता है, आपने इंश्योरेंस लिया, कार का इंश्योरेंस लिया, हेल्थ का इंश्योरेंस लिया और पूरे साल आपने पैसा दे दिया, 50,000 का इंश्योरेंस ले लिया और बदले में आपने कुछ भी नहीं लिया, कोई क्लेम नहीं लिया, तो एज ए रिकॉर्ड कंपनी क्या करती है, आपको नो क्लेम बोनस देती है, या तो इंश्योरेंस प्रीमियम को कम कर देती है या इंश्योरेंस अमाउंट को बढ़ा देती है। हेल्थ इंश्योरेंस है 10 लाख का, उन्होंने कहा आपने कोई क्लेम नहीं लिया, आप 12 लाख का कर दिया, तो इसे क्या बोलते हैं, नो क्लेम बोनस। तो इसमें क्या है कि क्या कंसिडरेशन है, क्या द इशू विच अरोज फॉर कंसिडरेशन वाज वेदर द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ नो क्लेम बोनस अलाउड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इज पेबल बाय द इंश्योर्ड कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंसिडरेशन। अब मैंने आपसे कहा 50,000 के बजाय 40,000 प्रीमियम दो, 10,000 की छूट दे दी मैंने आपको, तो क्या ये कंसिडरेशन माना जाना चाहिए? तो लिखा है फॉर एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफरेन फ्रॉम द एक्ट ऑफ लॉजिंग इंश्योरेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कुछ काम नहीं किया था। As per practice prevailing in the insurance sector, the insurance company deduct no claim bonus from the premium. अगर क्लेम किसी ने नहीं लिया है तो the customer insured procures insurance policy to indemnify himself from any loss or injury as per the terms of policy and is not under any contractual obligation not to claim insurance, है ना। in lieu of no claim bonus, तो मैंने आपको नो क्लेम बोनस दिया, बदले में आपने क्या दिया, आपने ये थोड़ी ना कहा हम क्लेम नहीं करेंगे आगे फ्यूचर में, तो ना क्लेम करने के बाद में एक ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पर इट इज देयरफॉर क्लैरिफाइड देयर इज नो सप्लाई प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी, है ना, एंड नो क्लेम बोनस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए कंसिडरेशन, तो ये कोई भी कंसिडरेशन नहीं माना जाए नो क्लेम बोनस। Another parameter to qualify as supply of goods or service is that supply is made in the course or furtherance of business, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक तो सप्लाई होना चाहिए ना, और दूसरा कंसिडरेशन होना